trying to explain you second chapter of your SST book. The name of the chapter is Rise of New Kingdoms. Kingdoms का मतलब होता है साम्राज्य, तो नए साम्राज्यों का उदय के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ की टर्म्स जो आपको मालूम होने चाहिए वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्लैन। क्लैन का मतलब होता है ट्राइब और रेस, जिसे हम हिंदी में कुल, वंश या गोत्र कहते हैं। डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? अ पर्सन डिसेंडेंट्स और हिज और हर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, दैट इज़ पीपल हु लिव आफ्टर हिम और हर, जिसे हम वंशज या पीढ़ी भी कहते हैं, उनको डिसेंडेंट कह देते हैं। डायनेस्टी, फैमिली या वंश को हम डायनेस्टी कहते हैं। एम्पायर, डोमेन और किंगडम और टेरिटरी, जिसको हम हिंदी में साम्राज्य कह देते हैं। किंगडम और एम्पायर में ये फ़र्क होता है कि जो एम्पायर होता है वो किंगडम से बड़ा होता है। गिल्ड का यूनियन या एसोसिएशन, श्रेणी, संघ कह देते हैं। पैट्रन का मतलब होता है सहायक, कोई पर्सन जो किसी को सपोर्ट करता है, मॉनेटरी सपोर्ट करता है, या आर्टिस्ट्स को, राइटर्स को, सिंगर्स को, तो वो पर्सन पैट्रन होता है, जिसको सहायक या संरक्षक भी कहते हैं। पीजेंट्स, वो फार्मर जिनके पास या लैंड नहीं होती, या वो किराए पे काम करते हैं जैसे कि मज़दूर, उनको हम पीजेंट कह देते हैं। टाइम इन पावर, या हम हिंदी में राज जिसे कहते हैं कि पावर का टाइम जो हुआ। कल्चर्स क्या होता है? वर्क ऑफ आर्ट दैट इज़ सॉलिड फिगर और ऑब्जेक्ट मेड बाय कार्विंग, मेटल, क्ले एक्सेट्रा, जिसे मूर्ति कला के नाम से भी जाना जाता है। आपके बुक के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन को स्टडी करके आप पता कर सकते हो कि किस पीरियड में किस डायनेस्टी, किस वंश, कौन से रूलर्स रूल करते थे। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ इस चैप्टर की। 700 CE से 1200 CE तक कई जो शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इस पीरियड को अर्ली मेडिवल पीरियड भी कहते हैं। तो इंडिया के नॉर्थ में राजपूत्स ने अपना कंट्रोल रखा था, और जो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, जिसको बंगाल कहा जाता था, पालास का वहाँ पे कंट्रोल था। और डेक्कन्स पे जो राष्ट्रकूट और छोटे छोटे साम्राज्यों का अधिकार था। जो चोला थे उनका साउथ में अधिकार था, इंडिया के साउथ में। और जो नॉर्थ वेस्ट से मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, जो कि बेसिकली इन्वेडर्स थे, वो घुसपैठिए थे, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस मेडिवल पीरियड के दौरान। जो साउथ में कई जो पावरफुल डायनेस्टीज़ जैसे कि पल्लवास, पांड्यास और चोलास, उनका उदय हुआ। परंतु ये ऐसी जो किंगडम्स थे, ये टेरिटरीज़, अपनी जो पड़ोसी टेरिटरीज़, पड़ोसी साम्राज्य पर अधिकार जमाने के लिए ये तीनों जो थे एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। अब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, कि जो राजपूत्स का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आए। तो जो राजपूत है, ये संस्कृत लैंग्वेज से वर्ड आया है। इसका मतलब है ये जो वर्ड है राजपुत्र, जिसका मतलब है राजा का बेटा, या तो ये इसका वर्ड का मतलब है। कुछ जो स्कॉलर्स हैं ये बिलीव करते हैं कि जो राजपूत थे वो सेंट्रल एशियन जो कबीले थे उनकी पीढ़ी है, और ये जो कबीले थे हुन घुसपैठ के दौरान इंडिया में सेटल हो गए थे। परंतु ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं इस बात पे सहमत हैं कि ये जो राजपूत थे ये क्षत्रिय वंश से आए थे।
कुछ जो राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी कहलाते थे, जो कि मतलब ये कहलाते थे कि हम सन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो कुछ जो राजपूत थे वो अपने आप को चंद्रवंशी, जो अब जिसका मतलब है कि वो मून फैमिली से बिलोंग करते थे, और जो जो राजपूत क्लैंस थे वो अपने आप को फायर की फैमिली बताते थे। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो किया जाता था कि वो एक पवित्र अग्नि से पैदा हुए। तो ये जो 4 क्लैंस थे ये थे प्रतिहारास, चौहान्स, सोलंकीज और पवार्स। तो ये जो 4 क्लैंस थे जो अपने आप को अग्निकुल के बताते थे। इसके अलावा जो अग्निकुल को अपने आप को बताते थे कुछ राजपूत क्लैंस जो थे वो थे तोमार्स, गढ़वाल्स, चंडेल्स। तो ये भी अपने आप को अग्निकुल कुल का। तो राजपूतों ने डोमिनेट किया 750 सीई से 1000 सीई तक, और ज़्यादातर जो रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स थे, वो हिंदू। तो अब बात करते हैं हम तोमार्स की। जो दिल्ली की सिटी थी ये 8th सेंचुरी में तोमार्स के द्वारा बनाई गई थी, और बाद में इस टेरिटरी पर चौहान्स ने कब्ज़ा कर लिया था। अब हम बात करते हैं चौहान्स की। जो चौहान्स थे वो दिल्ली और अजमेर के एरियाज़ पे रूल करते थे। उनको चहमान स्पीच के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक पृथ्वीराज चौहान जो थे, इनके चौहान्स रूलर में से सबसे शक्तिशाली रूलर्स थे। जो चंद बरदाई की ने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, वो उनकी दिलेरी और मोहम्मद गौरी के साथ उनके युद्ध के बारे में बताती है। अब हम बात करते हैं द सोलंकीज़ की। जो गुजरात के सोलंकीज़ थे उनको ज़्यादातर गुजरात के चालुक्याज़ के नाम से भी जाना जाता था। जो सिद्धार्थ राज थे वो सबसे पावरफुल सोलंकी रूलर थे। जो गुजरात था वो इंडियन ओशियन ट्रेड का मेजर सेंटर था, और अनहिलवाड़ा उस समय की, उस दौरान की सबसे बड़ा शहर था। जो सोलंकीज़ थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर्स के बहुत पैट्रन थे। सोलंकीज़ ने कई टेम्पल्स बनवाए, जैसे कि दिलवारा, जो माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल, और मोधेरा गुजरात में है ये, वहाँ पे सन टेम्पल, ये इनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट इज़ द परमारस। जो परमारस रूलर थे उनका जो किंगडम था वो मालवा के जो एरिया था उसके आसपास था। मालवा और मालवा के नज़दीक का एरिया, उस पर ये रूल करते थे। जो पारामार की कैपिटल थी वो धार थी, और जो भोज पारामारा थे वो मोस्ट पावरफुल रूलर थे, सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। जो कि उदयपुर में एक टेंपल है जिसका नाम नीलकंठेश्वर है, वो परमारास के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं हम गढ़वाल्स की। जो जयचंद्र थे वो गढ़वाल राजा थे, जो इन्होंने राज किया। गढ़वाल्स ने कन्नौज के एरिया पे राज किया, और 1194 में मोहम्मद गौरी के द्वारा किंग जयचंद्र को हरा दिया गया था। अब हम बात करते हैं चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड। जो चंडेलास थे वो बुंदेलखंड पे उन्होंने रूल किया, उस पर राज किया। कीर्तिवर्मन जो सबसे पावरफुल चंडेला रूलर थे। खजुराहो चंडेला रूलर्स की कैपिटल रही, और यहाँ पर इन्होंने चंडेलास ने बहुत सुंदर जो टेम्पल्स थे, मंदिर थे, वो बनवाए। सो यहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए कुछ MCQs हैं, तो यू कैन सोल्व योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग।
So, which period of history falls between 700 CE to 1200 CE? 700 CE और 1200 CE के बीच के पीरियड को हम क्या कहते हैं? सेकेंड MCQ इज़ हु आर द पावरफुल रूलर्स इन द नॉर्थ ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड? जो अर्ली मेडिवल पीरियड में सबसे जो पावरफुल रूलर्स कौन रहे नॉर्थ में? अब हम बात करते हैं गुर्जारा प्रतिहारास के बारे में। जो गुर्जारास प्रतिहारास थे, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न के कुछ पार्ट और सेंट्रल राजस्थान और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स पे रूल किया। नागभट्टा फर्स्ट ये सबसे पावरफुल रूलर था प्रतिहारास डायनेस्टी का, और इसने अपना जो एम्पायर था वो फैलाया। उसके बाद जो वत्स राजा और भोज थे वो दूसरे पावरफुल रूलर्स थे। राजा भोज ने बहुत बड़ा नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बड़ा एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश किया। कन्नौज वहाँ की कैपिटल बनी। राजा भोज ने जो सिल्वर कॉइन भी इशू किए। उसके बाद जो उसको राजा भोज था उसको अधिवराह भी कहा जाता था। तो राजा भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्र पाल ये जो था किंग बना। प्रतिहारा रूलर्स की जो शान शौकत थी या उनकी पावर थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। जो प्रतिहारा रूलर्स थे वो लर्निंग और लिटरेचर के बहुत शौकीन थे। जो प्रतिहारास थे उनका सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेडिंग व्यापारिक संबंध थे, ट्रेड रिलेशन था। एक करनाल में हरियाणा में है ये करनाल, वहाँ पे रिकॉर्ड है इंस्क्रिप्शंस में का कि वो एशिया से किस तरह से, सेंट्रल एशिया से या अरेबिया से किस तरह से वो हॉर्सेस इंपोर्ट किया करते थे। 1018 CE में महमूद ऑफ गजनी ने प्रतिहारा रूलर्स को हरा दिया था और जल्द ही ये जो डायनेस्टी थी इसका अंत हो गया। अब बात करते हैं हम पालास की। जो पाला डायनेस्टी थी ये गोपाला 750 CE में गोपाला के द्वारा बनाई गई थी। इसका यूनिक फीचर ये था कि गोपाला को जनता के द्वारा चुना गया था राजा। उसके बाद धर्मपाला और देवपाला ये जो दो और पाला रूलर्स थे, इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। जो पाला रूलर्स थे उनके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, झगड़े रहे प्रतिहारास और राष्ट्रकूट्स के साथ, जिसके कारण वो अपना कंट्रोल जो था वो आगे बढ़ा नहीं पाए और उन्होंने कन्नौज पे कब्ज़ा कर लिया। कन्नौज को शक्ति का प्रतीक माना गया क्योंकि यहाँ ये जो रिसोर्सेज से रिच था, ये गंगा वैली पे स्थित था। परंतु उसी समय जो पालास ने अपना जो एम्पायर था वो असम, उड़ीसा और कुछ जो पार्ट्स नेपाल के, मॉडर्न नेपाल जो है उसके कुछ पार्ट्स पे तक फैला लिया था अपना एम्पायर इन्होंने। जो तिब्बतियन हमें बताते हैं कि जो पालास जो थे वो बुद्धिज़्म फॉलोवर थे, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। जो धर्मपाला के द्वारा, धर्मपाला एक पाला रूलर था, उसके द्वारा वहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार भी इस्टेब्लिश की थी। और पालास के साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंध थे। उसके बाद सेना डायनेस्टी के द्वारा पाला रूलर्स के बाद सेना डायनेस्टी वहाँ पर आ गई 12th सेंचुरी में। बाद में दिल्ली सल्तनत के कमांडर के द्वारा इनको हरा दिया गया और वहाँ पर कब्ज़ा जो था कन्नौज पर दिल्ली सल्तनत का हो गया। इंडिया के नॉर्थ पार्ट तक की बात की थी, अब हम डेक्कन की ओर जाएंगे। तो डेक्कन जो रीजन था वो कृष्णा और नर्मदा की नदी के बीच के जो एरिया था उसको डेक्कन कहते हैं।
तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रकूटर्स के बारे में जो है मेन डायनेस्टी जो राष्ट्रकूट थे। तो जो राष्ट्रकूट थे ये 8th सेंचुरी में पावर में आए। दांती दुर्गा या दांती वर्मन ये राष्ट्रकूट किंगडम के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे। इसके बाद जो डायनेस्टी थी वो काफ़ी वॉरियर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स फेमस जो वॉरियर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनके लिए फेमस थी। जो डायनेस्टी ने लगभग 200 सालों तक रूल किया, 200 सालों तक राज किया। महाराष्ट्र के जो रीजन पे इन्होंने 750 से 970 तक रूल किया। मेलखंड या मनीखेत जो कि शोलापुर में है महाराष्ट्र के पास, वो राष्ट्रकूट की कैपिटल रही। उसके अलावा जो गोविंदा 793 to 814, अमोघ वर्षा 814 to 878 और कृष्णा थर्ड 934 to 963 ये फेमस राष्ट्रकूट रूलर्स रहे। नॉर्थ में राष्ट्रकूट जो थे वो गुर्जारा प्रतिहारास के साथ लड़े और उसके बाद इनका झगड़ा जो कांचीपुरम में के पल्लवास के साथ भी होता रहा। जो राष्ट्रकूट थे वो काफ़ी टॉलरेंट रूलर्स थे। वो आर्ट और आर्किटेक्चर के प्रेमी थे। उन्होंने एलोरा में कैलाशा टेम्पल बनवाए। जो मॉडर्न मुंबई है वहाँ पर एलिफेंटा की गुफाएं बनवाई, वहाँ पे उनकी दीवारों पे कार्विंग करवाई। और जो अमोघ वर्षा भी एक टॉलरेंट रूलर था, उसने कन्नड़ में पोइट्री लिखी। वो जैन था बट वो सभी धर्मों को मानता था। जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनको ट्रेड करने की इजाज़त थी, वो राष्ट्रकूट टेरिटरी में ट्रेड कर सकते थे और अपने जो इस्लाम की जो प्रीचिंग थी या इस्लाम का जो प्रचार था वो स्वतंत्रतापूर्वक करने की आज्ञा थी राष्ट्रकूट टेरिटरी में। से जाना जाते थे या इनको लेटर चालुक्यस या वेस्टर्न चालुक्यस के नाम से भी जाना जाता था। तो जो सबसे फेमस रूलर्स थे इस डायनेस्टी के विक्रमंका की, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज विक्रमंका। जो सबसे फेमस रूलर जो थे इस डायनेस्टी के वो थे विक्रमंका। तो सेकंड जो है वो है काकातियास। काकातियास जो थे ये एरिया जो ये किंगडम था ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच का रीजन था, किंगडम था। इसने इस डायनेस्टी ने 12वीं शताब्दी 12th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक रूल किया। इनकी जो टेरिटरी थी उसके बाद वह दिल्ली के सुल्तान 14th सेंचुरी में दिल्ली के सुल्तान के द्वारा इन पे कब्ज़ा कर लिया गया। जो काकतिया जो किंग्स थे वो शिविज़म मतलब कि वो शिव की पूजा करते थे और संस्कृत और तेलुगु के काफ़ी ये भी फॉलोअर्स थे। उसके बाद हम बात करते हैं यादवास की। जो भीलम्मा ने इस किंगडम का जो स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में, जो ये इस किंगडम में जो नर्मदा और गोदावरी रिवर्स के बीच का एरिया जो आता है वो आ जाता है। जो किंगडम थे वाज फेमस फॉर इट्स ट्रेड। जो किंगडम था अपने व्यापार, अपनी प्रोस्पेरिटी, रिचेस की वजह से काफ़ी फेमस था। जो उनकी जो टेरिटरी थी खिलजी 14th सेंचुरी में जो खिलजी रूलर्स के द्वारा इनकी टेरिटरीज पे कब्ज़ा कर लिया गया। अब बात करते हैं डेक्कन में द होयसाल्स ऑफ द्वारसामुद्रा। जो होयसाल्स थे द्वारसामुद्रा के उनके बारे में, जो मोस्ट पावरफुल किंग था इनका वो उसका नाम था विष्णुवर्धन। उसने कर्नाटक के जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है उस एरिया पे उसने रूल किया, राज किया था। जो किंगडम को बाद में दिल्ली सल्तनत के द्वारा इस पे कब्ज़ा कर लिया गया। जो इस मेडिवल टाइम के दौरान जो राजा थे वो काफ़ी पावरफुल थे।
परंतु ये राजा जो थे पूरी तरह से पावरफुल नहीं थे, क्योंकि ये अपनी जो पावर्स थे वो समंताज के साथ या प्रेजेंट पीजेंट ग्रुप के साथ, ट्रेडर्स गिल्ड के साथ, गिल्ड्स किसे कहते हैं, संघ, जो ट्रेडर गिल्ड होते हैं, जो व्यापारिक संघ होते हैं, उनके साथ या ब्राह्मण्स के साथ ये शेयर किया करते थे। इट मीन्स कि उनकी जो अथॉरिटी थी या पावर थी, वो चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, वो इन सभी की हेल्प के साथ होती थी। और कई राजाओं ने अपने नेम के आगे महाराजाधिराज का टाइटल रखा। कई और जिसका नाम मतलब है, महाराजाधिराज का मतलब ग्रेट किंग, महान राजा। और कईयों ने अपने नाम के आगे त्रिभुवन चक्रवर्तीन के नाम से इन्होंने टाइटल रखा, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तीन वर्ल्ड्स का, तीन संसारों का राजा। करते हैं स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर कंट्रोल एंड वेल्थ। जो कंट्रोल और वेल्थ के लिए, पैसे के लिए और कंट्रोल के लिए जो झगड़े हुए या संघर्ष हुए उसके बारे में। तो अर्ली मेडिवियल पीरियड के दौरान, हिस्ट्री के अर्ली मेडिवियल पीरियड के दौरान जो राजपूत रूलर्स थे या नॉन राजपूत रूलर्स थे, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। they ruled their own specific region but were never satisfied with the control। वो मतलब वो अपने ही एक राज पे राज करते थे, परंतु उस राज से वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहे, संतुष्ट नहीं रहे। हमेशा उनको अपने राज्य को बढ़ाने की इच्छा रही, अब लालच रहा उन एरियाज़ पे कब्ज़ा करने में जहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उन एरियाज़ पे इनकी जो इस लालच के कारण ये जो राजपूत रूलर्स या नॉन राजपूत रूलर्स थे, ये लड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ। अब हम बात करते हैं ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। जो सबसे मेन रीज़न था, मेन काज था इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस झगड़े का, वो था गंगा वैली में कन्नौज। ये इसका मेन कारण था। शताब्दियों तक ये जो तीन थे, गुर्जारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटा और पाल डायनेस्टी, ये कन्नौज पे कब्ज़ा करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। जो मेन कॉज था इस संघर्ष का, इस स्ट्रगल का, ये था जो कन्नौज सिटी के जो रिसोर्सेज थे या वेल्थ थी उस पर कंट्रोल करना, उस पर कब्ज़ा करना। और जो गंगेटिक वैली थी उसकी जो फर्टाइल एरिया था, उपजाऊ एरिया था, उस पर कब्ज़ा करने के कारण ये जो गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टीज़ के रूलर्स शताब्दियों तक ये लड़ते रहे। आपस का जो संघर्ष था इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है। तो आयरनिकली हम अगर बात कहें तो ज़्यादा लंबे शताब्दियों तक ये इस पे कब्ज़ा करने की सोचते रहे पर नहीं कर पाए, और आपस में लड़ने की वजह से 100 सालों के अंदर ही तीनों डायनेस्टीज़ की जो पावर्स थी वो कम हो गई। और राष्ट्रकूट्स को चालुक्याज ने, जो लेटर चालुक्यज थे, उन्होंने हरा दिया, उनका राष्ट्रकूट का अंत कर दिया। बाद में पालास को हमेशा चोलास का खतरा बना रहता था, जिसके कारण वो उनका अंत हो गया। और बाद में सेना डायनेस्टी ने चोलास को भी ओवरथ्रोन कर दिया, उनका दमन कर दिया। और जो प्रतिहारा जो डायनेस्टी थी वो बाद में टूट गई बिल्कुल ही, और नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स में, छोटे छोटे राज्यों में टूट गई। जो रिचेस थी कन्नौज की वो भी धीरे धीरे अंत में ख़त्म हो गई, और जो जितनी भी रिचेस थे कन्नौज की, उसने इन तीनों डायनेस्टीज़ को गायब करके ही रख दिया। तो बाकी का जो चैप्टर है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।